हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि द्विवेदी और आप देख रहे हैं कंसेप्ट विद आरडी सर, जहां पे हम कंसेप्ट रटते नहीं समझते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम का। तो लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने स्पेशली पढ़ा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें कि हम लोगों ने न्यूटन्स के 3 लॉज पढ़े। और न्यूटन्स के 3 लॉज में क्या है? फर्स्ट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड इज व्हाट लॉज मोमेंटम, थर्ड इज व्हाट एक्शन एंड रिएक्शन। एंड और तीनों के तीनों लॉज आर वेरी सिंपल, स्टेटमेंट वाइज बहुत सिंपल है। जैसे कि लॉ ऑफ इनर्शिया में हमने पढ़ा कि हम ऑब्जेक्ट को के स्टेट में तब तक चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम उसमें कोई फोर्स नहीं अप्लाई करें। और उसमें एक इंपॉर्टेंट बात हमें ये पता चला कि जो इनर्शिया है, दैट इनर्शिया इज नथिंग बट इट इज रिलेटेड टू द मास होता है। तो जिसका जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया रहेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जितना ज्यादा मास जितना ज्यादा इनर्शिया, इसका मतलब कि हमको फोर्स उतना ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, आइदर मोशन से रेस्ट में लाने के लिए या रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, या फिर वो मोशन में है तो उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस लॉ में ये कि इनर्शिया प्रॉपर्टी है बॉडी का, इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। और 3 तरीके की इनर्शिया हमने पढ़ा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, 3 होते हैं। दूसरा इक्वेशन हम लोग ने पढ़ा मोमेंटम का, जिसमें हमको फॉर्मूला ये मिला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग इट इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स होता है। मतलब हम लोगों ने ये पढ़ा कि एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, dp बाई dt लिख सकते हैं, कैलकुलस में यूज करते हैं। दूसरा, इसी को अगर हम लोग थोड़ा डिराइव करते हैं तो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। एंड थर्ड लॉ जो है दैट इज वेरी इजी, जिस सभी लोगों को ये स्टेटमेंट याद रहता है। जैसे कि अगर हमने कोई फोर्स लगाया, मतलब हर एक एक्शन का रिएक्शन एग्जिस्ट करता है या होता है। जैसे कि अगर मैं इस वॉल पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो ये वॉल भी हमारे ऊपर क्या कर रहा है? एक फोर्स लगा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। अगर हम खड़े हैं, स्टैंड है, तो वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज आर वेट। वो वेट फोर्स लगाया तो सरफेस ने क्या किया? रिवर्ट में हमको एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया, जिसको हम, तो हमारे थ्रू क्या हुआ? एक्शन। इधर से क्या लगा? रिएक्शन। ये दोनों ही फोर्स दो अलग अलग बॉडी पे अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बॉडी पे एक्शन और एक ही बॉडी पे रिएक्शन होता है। और इस लॉ का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि यहां से कंक्लूड हम लोग कर सकते हैं वो ये है कि कहीं भी फोर्स सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है। फोर्स हमेशा क्या होता है? पेयर में एग्जिस्ट करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज को समझने में तो बहुत आसान है, लेकिन ये जब अप्लाई होता है तो हम समझेंगे कैसे, कैसे इसको यूज करेंगे। स्टेटमेंट वाइज हम लोग शायद 9th 8th से हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ स्टेटमेंट समझते आ रहे हैं, लेकिन जो इसका एप्लीकेशन है वो हम अभी 11th स्टैंडर्ड में सीखते हैं कि व्हाट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ और कैसा उसका यूजेस हम लोग देखते हैं एक्चुअली। तो आज की बात हमारी रहेगी अबाउट द फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? FBD बोलते हैं। दिस इज व्हाट? फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? दिस इज व्हाट? FBD, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे हम जहां भी जितनी भी बातें करेंगे उसमें इनकी इनडायरेक्टली बहुत यूजेस आता है। और इसका मतलब क्या है? तो जैसे हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज द फोर्स और फोर्स के थ्रू क्या क्या होता है, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। और FBD से हमको ये पता चलता है कि अगर कोई बॉडी है और फोर्स अप्लाई लग रहा है तो उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वो फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हम लोग फाइंड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग क्या करते हैं? फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं। फिर क्वेश्चन में जैसे भी पूछा जाएगा उस हिसाब से हमको जो भी वेरिएबल, मतलब एक्सीलरेशन फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है, जो भी फाइंड करना है, वो सारी चीजें हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ बेसिक केसेस लूंगा जिसके थ्रू बात करेंगे कैसे कैसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सिंपल मीनिंग ये समझना है कि फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर कितने फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। या तो हम ऑब्जेक्ट बोल दें या तो हम सिस्टम बोल दें। जब हमने सिस्टम क्रिएट किया मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल बी देयर, तो उस पे कौन से फोर्स, कितने फोर्स, किस डायरेक्शन में, कैसे कैसे अप्लाई हो रहे हैं, वो जो डायरेक्शन हम दिखाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। ओके, तो अभी जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस पे मैं एक बॉडी रखता हूं जिसका मास क्या है? m है। और यहाँ पे ये जो सरफेस है, ये सरफेस कैसा है? स्मूथ सरफेस है, मतलब इसको मैंने फ्रिक्शन अभी कंसिडर नहीं किया है। करेक्ट? तो m मास है, स्मूथ सरफेस है, और ये ब्लॉक रखा हुआ है, मतलब ब्लॉक क्या है? मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में है। तो अगर ये रेस्ट में है तो इस पे कितने फोर्सेस अप्लाई होंगे? तो इस पे 2 फोर्सेस अप्लाई होंगे। ये क्या है? एक ये तो बाय डिफॉल्ट है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है तो अपने वेट के बराबर फोर्स अप्लाई करेगा ही करेगा। तो द डायरेक्शन ऑफ दिस वेट इज व्हाट? डाउनवर्ड।
इट इज व्हाट mg लगेगा, और ये सरफेस इस पे रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, जिसको कि हम लोग रिएक्शन बोलते हैं। तो ये रिएक्शन फोर्स बोलो, या तो फिर इसको हम लोग नॉर्मल फोर्स भी बोल देते हैं। आर फॉर व्हाट, आर इज नथिंग बट रिएक्शन फोर्स बोलेंगे, तो रिएक्शन भी लिख सकते हो, और अदरवाइज इसको नॉर्मल लिखते हैं। सो नॉर्मल रिएक्शन बोल सकते हैं, नॉर्मल फोर्स बोल देते हैं। एंड व्हाई इट इज नॉर्मल, बिकॉज इट इज द परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अब बॉडी मूव कर नहीं रहा है, इसका मतलब ये फोर्स जो है यही दो अप्लाई यहाँ पे होंगे। एक इसका, ये बाय डिफॉल्ट है, कोई भी बॉडी आएगा तो उसका वेट अप्लाई होगा ही, और उसके एवज में यहाँ पे क्या होगा, एक रिवर्ट में फोर्स अप्लाई होगा जिसको हम रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। ये परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई इसको हम नॉर्मल फोर्स भी बोलेंगे। तो इस सिस्टम पे कोई तीसरा फोर्स अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो दिस इज व्हाट फ्री बॉडी डायग्राम इन दिस केस। ठीक है, दूसरा कैसा है कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ फोर्स। तो इक्वेशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या हुआ कि ये हम तब लिखते हैं जबकि बॉडी क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब कोई भी उसमें चेंजेस नहीं है, उस समय बात कर रहे हैं। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो अगर हम बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, n इज इक्वल टू mg लिखेंगे, करेक्ट, क्योंकि जब तक ये n mg होगा नहीं तब तक सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा नहीं। तो क्या बात समझ में आया, दो फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट केस, वेरी सिंपल। सेकेंड इज व्हाट, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट अब क्या कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ठीक है, अगेन अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा, यहाँ पे कौन आया, mg, यहाँ पे इसका रिएक्शन नॉर्मल फोर्स हो गया, और अगर ये ए एक्सेलरेशन से घूम रहा है सो विदाउट अप्लाइंग फोर्स तो घूमेगा नहीं। तो यहाँ पे जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एक लिख दूंगा n इज इक्वल टू mg, और दूसरा क्या लिखूंगा, f इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो क्या हो गया, एन mg को बैलेंस किया, लेकिन इस डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो कौन किसको बैलेंस कर रहा है, क्या होगा इक्वेशन, f इज इक्वल टू ma, बिकॉज फोर्स लगा तभी क्या हो गया, एक्सिलरेट हो गया। ठीक है, सो दीज आर वेरी बेसिक टू जो हम लोग बात कर रहे हैं सिस्टम का, वो ये है ना। थर्ड केस इज व्हाट, कि सपोज करो अगर ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, और इस पे अभी हमने फोर्स क्या लगा दिया, ऐसे लगा दिया, दिस इज व्हाट अप्लाइंग एट एन एंगल थीटा। ठीक है, अगर हमने एफ फोर्स लगाया मतलब ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में घूमेगा, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन ए। तो अब अगर ऐसा होगा तब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला चीज जैसे हम लोग ने वेक्टर में पढ़ा है कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है अगर किसी एंगल पे अप्लाई हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसका कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ भी वही काम करना है, अगर कभी भी कोई फोर्स किसी एंगल पे अप्लाई हो रहा है तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमको कंपोनेंट ड्रॉ करना है, क्योंकि इससे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज वंस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन तो फिर हम ये वाला एफ काम कर रहा है, कौन सा एफ काम कर रहा है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, पहले हमको इसका कंपोनेंट ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो दिस इज व्हाट मास एम, फोर्स इज अप्लाइंग आउट, इट इज अप्लाइंग एट एन एंगल थीटा। तो ये एंगल थीटा पे फोर्स अप्लाई हुआ, सो वी नो दैट कि जब ये एंगल थीटा पे अप्लाई होगा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा और एक कंपोनेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, करेक्ट। जब ये यहाँ पे आएगा तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एफ कॉस थीटा, और ये क्या होगा, एफ साइन थीटा होगा, करेक्ट। दूसरा चीज जो बाय डिफॉल्ट वी नो दैट कि फोर्स एक इसका वेट है जो कि ये mg यहाँ पे अप्लाई होगा, और इसका रिएक्शन एक आएगा जो कि यहाँ पे अप्लाई होगा, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो फोर्सेस हैं वो तो लगनी है, mg यहाँ पे, इसका रिएक्शन नॉर्मल यहाँ पे, ये दो क्या हो गए, कंपोनेंट हो गए, दिस इज व्हाट एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन ए। तो अब इस पिक्चर में बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में घूम रहा है so which force is responsible to take a body in this direction, so f cos theta is responsible to move the body in this direction। तो क्या लिखेंगे अभी हम लोग लिखेंगे f cos theta is equal to what, ma। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, n प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, mg, क्योंकि अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो टोटल अपवर्ड फोर्स और टोटल डाउनवर्ड फोर्स क्या होना चाहिए, आपस में सेम होना चाहिए। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये हुआ, और इसका इक्वेशन क्या रहेगा, ये रहेगा। अब क्वेश्चन जब आएगा तो हमसे थीटा की वैल्यू और एफ दे रखा है, एक्सेलरेशन पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज, अब बॉडी कुछ इस तरीके का है और हम लोग अब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कुछ ऐसे, इस तरीके से फोर्स अप्लाई किया एट एन एंगल थीटा। अब लास्ट केस और इस केस में डिफरेंस क्या है, लास्ट केस में वी आर पुलिंग द ऑब्जेक्ट एंड इन दिस केस वी आर पुशिंग द ऑब्जेक्ट, करेक्ट ना।
तो डायरेक्शन जो फोर्स का है उसी के अकॉर्डिंग इसके हमको कंपोनेंट ड्रॉ करने, काम वही करना है, बिकॉज फोर्स इज अप्लाइंग एट एन एंगल थीटा। तो अगर ये एट एन एंगल थीटा अप्लाई हो रहा है तो फोर्स इज अप्लाइंग लाइक दैट, नहीं ऐसे फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, और यहां से ऐसे ड्रॉ कर दो, तो दिस इज व्हाट, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर? तो फोर्स अप्लाइंग इन दिस डायरेक्शन। तो अब इसका जब कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा तो इस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज व्हाट एफ कॉस थीटा, और एफ साइन थीटा कहाँ चला जाएगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा। लास्ट केस में ये कहाँ था, ऊपर की तरफ था, क्यों, बिकॉज फोर्स ऐसे लग रहा था। इस केस में क्या होगा, ये नीचे आएगा बिकॉज फोर्स ऐसे लग रहा है। यहाँ भी बॉडी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। तो और दूसरा बाय डिफॉल्ट फोर्स क्या रहा, एक यहाँ पे लगेगा एम जी बाय डिफॉल्ट, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, इसका रिएक्शन नॉर्मल, और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब जैसे हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया उसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्री बॉडी, अरे सॉरी, इक्वेशंस हम फोर्स के लिख डालेंगे। क्या क्या इक्वेशन होगा, तो यहाँ पे कौन है, एफ कॉस थीटा प्रोवाइडिंग द एक्सेलरेशन, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम इंटू ए। दूसरा टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स, मतलब एन इज इक्वल टू एम जी प्लस व्हाट, एफ साइन थीटा। सो फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा हुआ, फोर्स इक्वेशन इस तरीके का, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, दिस वन, दिस इज कॉल्ड द कनेक्टेड मास सिस्टम। ये तीनों मास एक साथ कनेक्ट है, यहाँ भी कनेक्ट है, बट यहाँ पे हमको ये कनेक्ट किया गया है स्ट्रिंग के थ्रू। यहाँ पे एक के साथ एक स्टिक किए गए हैं तो कनेक्ट हो रहा है, तो दिस आर कनेक्टेड। स्ट्रिंग की जगह हम स्प्रिंग भी यूज कर सकते हैं। तो हमसे पूछा क्या जाता है कि व्हाट विल बी द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन m1 m2 और m2 m3 वॉट एवर इट इज। तो यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स होगा तो ये m1 वाला जो फोर्स m2 पे लगाएगा वो कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो क्या होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि ये स्ट्रेच होगा और फिर हमको क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। मैं टेंशन क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जब स्ट्रिंग का केस आता है तो जब वो स्ट्रेच्ड फॉर्म में होता है तब उसमें फोर्स अवेलेबल होता है, और वो जो फोर्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। दैट इज नथिंग बट टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आने वाले केस में हम उसको देखेंगे। फिलहाल दोनों केस एक ही जैसा है, काम भी हम लोग एक ही जैसा करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में या ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना रहता है कि एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहिए सबसे पहला। और ये एक्सेलरेशन क्या होता है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन टोटल मास। दिस इज द फॉर्मूला, समझो या जो भी है, क्योंकि इन अगर हमने इसमें एफ फोर्स अप्लाई किया है तो सारे बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या रहेगा, सेम ही होगा। तो एफ नेट, यहाँ पे एफ नेट कितना है, दिस इज एफ, टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, इस एक्सेलरेशन से बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो अभी तक हम लोग जो भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे उसमें क्या होता था कि सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे क्या है, ढेर सारे ऑब्जेक्ट है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हर एक बॉडी का इंडिविजुअल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अलग m1 का अलग ड्रॉ करो, m2 का अलग ड्रॉ करो, m3 का अलग करो। अगर ऐसे 5 7 10 लोग भी होंगे तो सभी का ऐसे ही काम करना है, सबका सिंगल सिंगल एफबीडी ड्रॉ करना है। सारे लोगों का हमें क्या करना है, उसका फोर्स ऑफ इक्वेशन लिखना है। फिर क्वेश्चन में जो पूछेगा वो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे केस में क्या करना है, सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब मैं यहाँ पे एक एक करके तीनों के लिए फाइंड कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये m1 है, दिस इज व्हाट m2, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट m3। ये 3 लोग हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पे, अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, अब अगर ये हमने F फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया तो सम अमाउंट ऑफ द फोर्स अप्लाइंग दिस डायरेक्शन, मतलब m1 क्या करेगा, इस पे कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे T1 मान लो। तो T1 फोर्स अगर इस पे अप्लाई किया तो m2 भी क्या करेगा, T1 फोर्स इस पे अप्लाई करेगा। दिस इज व्हाट एक्शन रिएक्शन। सेम उसी तरीके से m2 इस पे अप्लाई किया, सपोज करो T2, तो m3 कितना अप्लाई करेगा, सेम अमाउंट फोर्स T2। क्लियर? और सारे के सारे लोग ए एक्सेलरेशन से उधर घूम जाएंगे। दूसरा इसमें फोर्स कौन सा होगा, बाय डिफॉल्ट जो हमने पहले बात किया, दिस इज m1g होगा, इसका वेट, और इसका रिएक्शन सपोज करो n1 है। ये क्या होगा, m2g होगा, इसका रिएक्शन क्या होगा, n2 हो जाएगा। ये क्या है, m3g होगा, और इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, n3 हो जाएगा। क्लियर? ये बाय डिफॉल्ट हुआ, मेन ये वाला चीज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन जो लिखेंगे वो कैसा होगा, ये देखो, पूरा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्स अप्लाई हुए, 2 फोर्सेस, एक F इधर और T1 इधर। बॉडी फिर भी किधर घूम रहा है, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा F माइनस T1
दैट इज इक्वल टू m1 इंटू ए। क्लियर भाई, एक f यहां अप्लाई हुआ, t ऐसे अप्लाई हुआ, स्टिल ऑब्जेक्ट यहां जा रहा है, तो विच वन इज ग्रेटर? f इज ग्रेटर, तो f माइनस t1 इज इक्वल टू व्हाट? m1। ठीक है, वेक्टर की तरह भी समझ सकते हो, यहाँ पे दोनों लोग वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो डायरेक्शन क्या करना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम करोगे तो t1 बिकम्स व्हाट? माइनस t1। ऐड करके हम क्या लिखेंगे? m इंटू ए लिख देंगे। क्लियर, यहाँ भी वैसे ही काम करेंगे। दिस इज व्हाट? t2 माइनस t1 इज इक्वल टू व्हाट? m2a। इसके लिए क्या लिखेंगे? दैट इज t2 इज इक्वल टू m3a, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे केवल एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा था जिसकी वजह से बॉडी क्या हो गया? एक्सेलरेट हो गया था। दैट्स व्हाई t2 इज इक्वल टू व्हाट? m3a। तो 3 बॉडी 3 इक्वेशन। अब तुमको t1 निकालना हो, t2 निकालना हो, जो भी निकालना हो, सब कुछ हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। अब हम अभी तक हम लोग सारे बॉडी को हॉरिजॉन्टल प्लेन पे घुमा रहे थे। नाउ अब बॉडी को मैं क्या कर रहा हूँ? इंक्लाइंड प्लेन पे घुमाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ये देखना है। फ्री बॉडी डायग्राम इसका हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो जब ये इंक्लाइंड प्लेन पे रहता है, ये बॉडी है, ये क्या है? इंक्लाइंड प्लेन पे है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि यहाँ पे mg हमेशा कैसे रहता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो mg का डायरेक्शन तो यहाँ रहेगा, लेकिन नॉर्मल फोर्स कैसा? नॉर्मल इज व्हाट? परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल विल बी लाइक दैट। ये n हो गया। तो क्या अभी n और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है? तो अब हम लोगों को यहाँ पे कंपोनेंट ड्रॉ करना है। किसका ड्रॉ करना है? mg का कंपोनेंट ड्रॉ करना है। अब बात ये भी समझने वाली है कि हम लोग नॉर्मल का कंपोनेंट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग mg का ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब ये ट्रांसलेशनल मोशन होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? इसको प्रायोरिटी देते हैं mg को। अब यही अगर सर्कुलर या रोटेशनल मोशन होता है तब हम नॉर्मल वाले को प्रायोरिटी देते हैं, उसका कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं। तो इसका कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसका कंपोनेंट ड्रॉ करने के लिए, अब जैसे मैं अगर कंपोनेंट ड्रॉ करूं तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा कि इधर कौन आएगा? दिस इज व्हाट? mg cos थीटा होगा, ये एंगल थीटा बनेगा। और इधर क्या आएगा? दिस इज व्हाट? mg sin थीटा। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई ये थीटा कैसे हो जाएगा? करेक्ट ना, ये देखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि mg ऑलवेज क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कभी भी mg अब ऐसे नहीं बना देना है जैसे पहले बनाते थे। mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो लेट्स सी पहले थीटा समझते हैं कि थीटा कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये है बॉडी, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। हम ये बता रहे हैं कि ये थीटा कैसे बन गया। ओके, तो अब अगर सपोज करो यहाँ पे बताता हूँ, तो mg कैसे अप्लाई होगा? mg डाउनवर्ड अप्लाई होगा। तो मैंने mg के लिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। दिस इज व्हाट? परपेंडिकुलर आया। ये क्या होगा? mg अप्लाई हुआ, मतलब मैंने यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ये क्या होगा? दिस एंगल इज व्हाट? 90 माइनस थीटा हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है। दूसरा मैं क्या करता हूं कि यहां से इस प्लेन पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। तो अगर मैं इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दिस बिकम्स कितना? ये 90 हो गया। और अगर ये 90 हो रहा है, मतलब ये 90 का मतलब कौन 90 हुआ? दिस एंगल इज ना, ये वाला एंगल क्या हुआ? 90 हो गया। और अगर ये एंगल 90 हुआ, सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, विच इज 90 माइनस थीटा, करेक्ट, एंड विच इज इक्वल टू कितना? थीटा हो गया, जो कि हम लोग यहां देख रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये आया, और फिर हम इसका कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं mg cos थीटा और mg sin थीटा। और अब हम लोग यहाँ पे अगर इक्वेशन लिखेंगे तो दैट बिकम्स n इज इक्वल टू mg cos थीटा, क्योंकि अब यहाँ पे n किसको बैलेंस किया? mg cos थीटा से बैलेंस हुआ। और इसी, अब ऑब्जेक्ट है, स्लाइड करेगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा। और इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन आया तो उसको एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड किया? mg sin थीटा प्रोवाइड किया। देयरफॉर हम कैसे लिखेंगे? mg sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट? m इंटू ए। क्लियर? ठीक है। ओवरऑल लेक्चर में आज हम लोगों ने दो तरीके केस में बात करी है। एक, हमने सारे सिस्टम ब्लॉक को हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे घुमा के चेक किया है, और ये लास्ट में हमने इंक्लाइन प्लेन पे बात किया है। हमने कनेक्टेड मास सिस्टम की भी बात करी है। अब एक सिस्टम और रहता है जब पुली स्ट्रिंग सिस्टम आता है, तो पुली स्ट्रिंग सिस्टम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है आज के लेक्चर में तो कमेंट करिए, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं पुली स्ट्रिंग सिस्टम के साथ।